हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंप्लीफाई एसीसी विद नंदिता। आज मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रही हूँ। मैं ओबीएस से रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसलिए सो दैट वॉइस क्वालिटी अच्छी हो। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो हाय, आई एम नंदिता, ऑल इंडिया रैंक 747 सीजीएल 2025। यहाँ पर हम बहुत सारा मैथ्स पढ़ते हैं इस चैनल के ऊपर। एक बार जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को विजिट करना प्लीज़। अब तक जितना कुछ भी पढ़ाया है वो सब का सब आपको मिल जाएगा एंड आपको जो भी जिस्ट भी टाइम नीड हो आप वो सब स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी लाइव सॉल्व कर चुकी हूँ। अब हम इसके मैथ्स के डिटेल्ड सॉल्यूशंस देखेंगे, पूरा का पूरा अच्छे से समझेंगे हर चीज़ को, ठीक है। तो येस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो के ऊपर। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं लेट्स से 70 लाइक्स का, ठीक है। इस वीडियो पे 70 लाइक्स चाहिए मुझे, ठीक है। तो वन मोर थिंग, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे ही सारी अपडेट्स आती हैं कि अच्छा मैं ये पढ़ा दूँ, नहीं वो पढ़ा दो, ये नहीं ये पढ़ा दो, ऐसे पढ़ा दो, वैसे पढ़ा दो। सब डिस्कशन वहीं पर होता है, जो भी पीडीएफ्स होती है वो भी वहीं पे आती हैं एंड जो भी एक्स्ट्रा बातें होती हैं ना, जैसे कल परसों मैंने बहुत लंबी पोस्ट डाली थी, ऑल तो मैं वो कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाल देती हूँ, बट आई नो कम्युनिटी पोस्ट बहुत कम लोग देखते हैं क्योंकि नोटिफिकेशन तो ऑन होता नहीं होगा। तो कि सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना कैसे, ये सब तो बोलते थे कि सिली मिस्टेक्स को एनालाइज करो, अवॉइड करो, सिली मिस्टेक्स को इंप्रूव करो, बट एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है कि करनी कैसे, इसकी मैंने बहुत लंबी पोस्ट डाली थी, तो उस पोस्ट को भी रीड कर लेना एक बार जाके, ठीक है। एंड येस, प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि देखो यहाँ पर कितने हो गए, 1400 सब्स हो गए, बट वहाँ पर बेयरली अभी कितने हैं, 650 समथिंग सब्सक्राइबर्स हैं टेलीग्राम पे। तो प्लीज़ एक बार चेकआउट कर लेना, आपकी ही हेल्प होगी, ठीक है। एंड फ्रॉम माई साइड मैं कोई आलतू फालतू बात नहीं करती हूँ, वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट हमारा कहते हैं कि कॉर्ड ए बी एक सर्कल की ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर, जो कि 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस से सेंटर ओ से, टेंजेंट से ए और बी से ड्रॉ किए, इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट पी पे, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ए पी, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन समझ में आना चाहिए था, एक बार में वो आइडेंटिफाई होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर पूछ क्या रहा है, ठीक है। और एक बात, जो पुराने बच्चे उनको पता होगा, तो मैं कॉर्ड्स बहुत डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, टेंजेंट्स बहुत डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। तो कॉर्ड्स टेंजेंट जहाँ पे भी रिवाइज करवाए थे उनके वो मतलब जिस वीडियो के अंदर थे वहाँ पे जहाँ जितने टाइम पे कॉर्ड है उस एग्जैक्ट टाइम स्टैम्प की जो लिंक होगी ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जिसको अभी भी करना हो तो रिवाइज कर लेना, ठीक है। आज का क्वेश्चन देखते हैं। चलो, उसने क्या बोला कि कॉर्ड है, ठीक है, मान लो ये मैंने कॉर्ड बना दी ए बी, ठीक। कैसे भी बना सकते थे अभी, क्योंकि अब मेरे को पता है कि क्वेश्चन क्या है तो मैं इसे वर्टिकल बना रही हूँ, नहीं तो यूजुअली हमें आदत ऐसे बनाने की होती है ना, तो वैसे बना लेते, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। अब क्योंकि मुझे समझाना है एंड ऑब्वियसली आई हैव ऑलरेडी रेड द क्वेश्चन एंड सॉल्व्ड इट, तो यहाँ पे मैं ऑब्वियसली इसको ऐसे बना रही हूँ, ठीक है। क्या बोला हमने कि एक ए बी कॉर्ड है, ठीक है। कहाँ का क्वेश्चन, ये रहा, रेडियस है जिसका 13 सेंटीमीटर सर्कल का, वो 5 सेंटीमीटर दूर है सेंटर से, यानी कि ये क्या है, सर्कल का रेडियस 13, ये क्या है 5 सेंटीमीटर दूर है सेंटर से, ठीक है। अब उसमें टेंजेंट्स हैं जो ए और बी पे आते हैं, वो जाके कहीं पे मिल रहे हैं किसी पॉइंट पी पे, तो बता दो कि ए पी की लेंथ क्या है। क्या बोल रहे हो, ए पी की लेंथ क्या होगा, ये मेरा सेंटर ओ है, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दूँ तो मेरे पास एक ट्राइंगल बन चुका है ओ ए पी, करेक्ट। एक सेकेंड रुको, इस ओ ए पी ट्राइंगल के अंदर मेरे पास ओ ए है, मेरे पास ओ पी है, नहीं है, मेरे पास 5 है लेकिन मेरे पास ये तो नहीं है, और ये क्या है, मुझे निकालनी है ए पी। अब देखो यहाँ से एक चीज़ जो स्ट्राइक करनी चाहिए आप लोगों को, आपको पता है ये क्या होता है, 90 डिग्री यहाँ पर मिल रहा है, राइट। ये भी हमारा 90 डिग्री होता है, तो ये हमारी कौन सी सिचुएशन बनती है, 90 इन 90 सिचुएशन बनती है, जहाँ पर हमारे पास क्या होता है, हम क्या बोलते थे कि एक 90 डिग्री है ट्राइंगल के अंदर, हाइपोटेन्यूज पे एक अगर मैंने परपेंडिकुलर डाल दी तो ये हमारा परपेंडिकुलर होता है पी, ये हमारा बेस होता है बी, ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता है एच, इसको हम बोलते हैं एम, इसको हम बोलते हैं एन, क्योंकि जब मैंने परपेंडिकुलर डाली तो हाइपोटेन्यूज एम और एन में बट गया। इसको हम बोलते हैं जो मेरी नई, जो मैंने परपेंडिकुलर डाली, मेरी लैंग्वेज में मैं बता रही हूँ, मैं उसको बोलती हूँ मेरी नई चीज़ जो कि है एक्स, नई चीज़, मेरे इसका नाम है नई चीज़, ठीक है। क्यों बता रही हूँ देखना, तब यहाँ पर मेरी नई चीज़ क्या है, एक्स, ठीक है, ये मेरी नई चीज़ है एक्स, ठीक है, जो कि मुझे नहीं पता, सॉरी चलो बताते हैं भी, एक मिनट। ये 13 है 5 है, क्या मैं नई चीज़ एक्स निकाल सकती हूँ, येस निकाल सकती हूँ, किससे, 5 12 13 से, क्योंकि ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, हमारे को पता है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये 90 डिग्री है, जो भी हमारी कॉर्ड होती है, जब वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने कॉर्ड के ऊपर, ये रेडियस है 13, ये 5 है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 12 आ गया, ठीक है, यहाँ पर ये आ गया। अब एक बार इस ट्राइंगल को विजुअलाइज करके देखो, ये ट्राइंगल कैसा बन रहा है, यहाँ पर उसकी कुछ परपेंडिकुलर है 13, यहाँ पर कुछ है जो 5 प्लस समथिंग बन रहा है, जो सॉरी जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर मेरा क्या बन रहा है, कुछ 5 है इतना पार्ट
और इतना पार्ट एक्स है और यहाँ पे मेरे पास 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ये मुझे नहीं पता क्या है और यही मुझे निकालनी है, जो कि मेरे पास है ए पी, ठीक है। ओ पी मेरा हाइपोटेन्यूज है, ए पी निकालनी है। तो यहाँ पे कौन सा 1990 रूल लगता है वो देख लेते हैं। क्या है मेरे पास, अब देखो, उसने मुझे ये चीज़ दे दी, उसने मुझे ये चीज़ दे दी, उसने मुझे ये दे दिया और मुझे ये भी मिल चुका है, ठीक है। ये मुझे निकालना है। तो हमारा 1990 रूल क्या कहते हैं, जो बेस होता है ना वो क्या होता है, परपेंडिकुलर इनटू नई चीज़ डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज का वो वाला पार्ट जो परपेंडिकुलर के पास होता है। ये मेरा याद रखने का तरीका है। मैंने पिछली वीडियो में भी जब भी ज्योमेट्री पढ़ाती हूँ मैं हमेशा बताती हूँ कि कभी भी ज्योमेट्री को ए बी सी की टर्म्स में याद नहीं रखना है, हमेशा उसको बोल के जेनरिक टर्म्स में याद रखना है कि जो चीज़ हम पुट कर रहे हैं वो चीज़ क्या है, उसको याद कैसे रखोगे। परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के पास वाला पार्ट, परपेंडिकुलर से दूर वाला पार्ट, ऐसे याद रखोगे, ठीक है। हम कभी नहीं भूलोगे। मैं ये 1990 की एक वन शॉट अलग से वीडियो बना दूँगी जिसमें 8-10 रूल्स होते हैं एंड मैं इस तरीके से ही बताऊँगी आपको, जेनरिक सेंस में बी और पी यूज़ करके, और मन में याद रखें कि कहाँ से कहाँ देखें, ठीक है। इसको मैंने जैसे नई चीज़ बोला ताकि आप उसको 2-4 दिन फिर लिख के देखोगे ना, फिर आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ से इसका परपेंडिकुलर देखना होता तो परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं हम, बेस इनटू नई चीज़ x डिवाइडेड बाय n। n क्या है, जो मेरा बेस के पास है। अभी मुझे बेस निकालना था ना, तो उससे दूर वाली सारी बातों से डील किया, पी एक्स एम से डील किया। अब मुझे क्या निकालनी, परपेंडिकुलर, तो मैं किससे डील कर रही हूँ, बी एक्स एन से, ठीक है। याद भी ऐसे रख सकते हो, पी एक्स एम, पी एक्स अपॉन एम, परपेंडिकुलर के बी एक्स एन, बी एक्स अपॉन एम, ठीक है। ये दो होते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास इसी तरीके से अब मैं डायरेक्टली जब मुझे करना है तो मेरे पास बेस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए पी मुझे निकालना था, परपेंडिकुलर इनटू एक्स क्या है मेरे पास 12 डिवाइडेड बाय जो मेरा एम वाला पार्ट था वो कितना था 5। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 156 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज इक्वल्स टू 31.2 सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जस्ट वेट फॉर 1 और 2 डेज़, क्योंकि सैटरडे संडे को आप लोग लाइव मॉक करते हो ना, तो मंडे को मेरी तरफ से वन शॉट आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा मेरा भी नया चैनल है तो मुझे एल्गोरिथम एंड ऑल देखना पड़ता है कि चलो सैटरडे संडे कोई नहीं देखेगा, नहीं तो मेरा बस चल तो मैं इस वीडियो के बाद ही बना के अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो बट मंडे को पक्का आ जाएगी। सर्कल का वन शॉट बोला हुआ है, मिक्सर एंड रिप्लेसमेंट बोला हुआ है, ऑल टाइप्स, और 1-2 वीडियोस और है मेरे दिमाग में, तो वन शॉट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन ये था कि अंकिता ने एक टेलीविज़न परचेज़ किया और एक कैमरा, 12,000 का टेलीविज़न, 8,000 का कैमरा, इस पे उसको इतना लॉस हो, इस पे उसको इतना लॉस हो, ओवरऑल लॉस और प्रॉफिट बता दो। ऑलमोस्ट ओरल क्वेश्चन था, सब कुछ रुपीज़ में पूछ रहा है। अगर उसने परसेंटेज में पूछा होता तो हम क्या करते तो बहुत ईजी होता। क्यों, क्योंकि CP हो जाता 12 और 8, इसको काट देते हम किससे, 4 से, 3 और 2, यहाँ पे माइनस लॉस है 10% का, यहाँ पे प्रॉफिट है 12% का, तो वेटेड एवरेज लगनी होती। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, ये नहीं है। अभी हमारा क्वेश्चन रुपीज़ टर्म्स में, तो और भी ईजी हो गया। क्या, 10% का लॉस है 12,000 रुपये, कितना मतलब हुआ इसका, -1200, क्योंकि लॉस हो रहा है। इस केस में क्या है, 12% का फ़ायदा हो रहा है किस पे, 8,000 पे। सीधे सीधे याद पता चल जाएगा, 12 8 9 96 होते तो 960 हो गए। तो डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा मेरे यहाँ पे, प्लस का 240, यानी कि इसको क्या हो रहा है, 240 का प्रॉफिट हो रहा है, विच इज़ माई आंसर। ओके, ईजी क्वेश्चन। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। अब ये एक मतलब हमारे पास एक क्या बोलूँ कॉन्सेप्ट होता है कि अगर ए और बी मेरे 90 डिग्री होते हैं तो मेरे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स क्या होते हैं, वो सारे के सारे मैंने कम से कम 2 वीडियोज़ में करवा के प्रैक्टिस सेट 7 में करवाए थे। उस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फटाफट से यहाँ पे बता, तो क्या होता है हमारे पास a प्लस बी अगर 90 डिग्री होता है तो हम क्या कहते हैं कि साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हो, करेक्ट। यानी कि साइन ऑफ 40 मेरा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस ऑफ 50 के बराबर हो जाता है। यानी कि जब a प्लस बी 90 है तो साइन ए इक्वल टू कॉस बी हो जाता है। इस तरह से साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी फिर कितना हो जाता है 1, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए लिखना पड़ेगा और कॉस स्क्वायर ए तो किसके बराबर हो जाएगा, कॉस साइन स्क्वायर बी के बराबर हो जाएगा। तो सारे के सारे एक बार रिवाइज कर लेना, मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन पे देखते हैं। उस क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, a बाई बी कर दो, ठीक है। a क्या था मेरे पास 2 cot 48 cot 22 डिवाइडेड बाय यहाँ क्या था 5 tan 68 एंड tan 42। अगेन हमें पता है कि tan ऑफ a इक्वल टू कॉट ऑफ b होता है, कब, जब हमारे पास a और b 90 डिग्री होती है। तो यहाँ पे 22 और 68 कितना सम है 90 का, तो कॉट और tan क्या होंगे इक्वल, तो यानी कि ये क्या बन जाएगा हमारे पास कट के 1। इस तरह से ये भी कट जाएगा, आंसर क्या बचेगा अपने पास 2/5, ठीक है। आ गया समझ में। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4।
अभी किसका कॉन्सेप्ट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है स्लोप, जिसमें बहुत सारे टाइप्स बनते हैं। पूरा का पूरा स्लोप जो है पिछले वीकेंड वाले ऑलिव बोर्ड के मैथ्स के सॉल्यूशंस में करवाया था, और अब की बार जो है इसका लिंक, उतने पर्टिकुलर पोर्शन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 4x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 8। ये हमारी एक फॉर्म होती है जिसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म हमारी किस तरीके की दिखती है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू 1। हमारी ये फॉर्म इस तरह की दिखनी चाहिए। अगर जब हम इस तरह की फॉर्म बना देते तो हम बोलते हैं ए और बी क्या हो जाते हैं हमारे, x कॉमा वाई इंटरसेप्ट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी कि जब हमारी इस लाइन को आप ड्रॉ करोगे इस तरह से, तो x इंटरसेप्ट a होता है, ये y इंटरसेप्ट b हो जाता है। यानी कि ये 0 से x कितनी दूर है, अगर x इंटरसेप्ट 4 आता है तो ये 4 होगा यहाँ पर, y इंटरसेप्ट 5 आते हैं तो ये कितना होगा, 5 होगा यहाँ पर, इक्वल टू 1। ये हमारी क्या होती है, जनरल फॉर्म ऑफ इंटरसेप्ट, फॉर्म ऑफ इक्वेशन लाइन। ठीक है, अब इसको भी इस तरीके से कन्वर्ट करोगे, क्या बन जाएगा, 4, इसको क्यों लिख रही हूँ मैं दोबारा, क्या करेंगे हम इसके लिए, इसको 18 से डिवाइड कर दे तो क्या बन जाएगा, 4x बाई 18 माइनस 9y बाई 18 इज इक्वल्स टू 1 बन जाएगा। लेकिन मुझे तो कैसा बोला है उसने, x बाई ए प्लस वाई बाई बी फॉर्म का, तो ये क्या बन जाएगा, x डिवाइडेड बाई 18। इसको कहाँ लेके जाएंगे, 18 के नीचे लेके जाएंगे, तो क्या बन जाएगा 9/2। 9/2 को क्या लिख दूँ मैं यहाँ पर, 4.5 माइनस y डिवाइडेड बाई, लेकिन देखो मुझे जनरल फॉर्म में प्लस चाहिए। अब ऑब्वियसली क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। जैसे आप देखते हैं 4/18, आप 4 को नीचे लेके जाते हैं, आपका आंसर आ जाता है 4.5। लेकिन हम थोड़ा सा एक स्टेप एक्स्ट्रा जाके पढ़ लेते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, y को डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा 18/9, यानी कि 2 इज इक्वल्स टू 1। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको प्लस बना दिया तो y के साथ क्या आ जाएगा, -2। यानी इस क्वेश्चन के अंदर मेरा x इंटरसेप्ट क्या आना था, 4.5, और मेरा जो y इंटरसेप्ट आना था वो मेरा आना था -2। ठीक है, इनकेस वो y पूछ लेते तो प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया। स्लोप का अलग से रिवीजन कर लेना, एक बार ज़रूर कर लेना। ठीक है, बहुत अच्छे समझाया हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते, 4 था, 4th क्वेश्चन था, एक सेकेंड। ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं, tan स्क्वायर या माइनस साइन स्क्वायर। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, कितना सिंपल है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं, सीधे इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, साइन स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। चाहो तो अब यहाँ पे इसको रख लो, मतलब सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, चाहो तो दिख रहा है तो इसलिए साइन स्क्वायर को कॉमन निकाल दो, 1/c स्क्वायर माइनस 1, तो क्या बन गया, साइन स्क्वायर इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर, ऊपर हो गया, सी स्क्वायर नीचे हो गया। ये क्या हो जाता है अपने पास, साइन स्क्वायर। तो यानी क्या बचा मेरे पास, साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर इंटू टैन स्क्वायर, जो कि कहाँ है मेरे पास, ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ गया। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं, एक ट्रेन है जो कि लीव करते हैं सिटी ए को सिटी बी के लिए एट 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो 3 लाइन का क्वेश्चन है, अगर आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस वीक है और 3 लाइन का क्वेश्चन दिख रहा है तो आप इसको फर्स्ट राउंड में स्किप कर सकते हो कि चलो ठीक है सेकेंड राउंड में आएंगे, क्योंकि कई बार ऐसे वाले क्वेश्चन में ट्रेन यहाँ से यहाँ गई एक्सेट्रा सिली मिस्टेक भी हो जाती है, तो इसलिए इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, एक सेकेंड रुकना ज़रा, 1 मिनट, कुछ फ़ोन में मैसेज आया। चलो ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 आवर लेटर अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम सेम प्लेस। ठीक है, हमेशा सेम है, ऑपोजिट डायरेक्शन, इस बात का ध्यान रखना है। ए से एक चली बी के लिए, फिर से ए से दूसरी चल रही है, लेकिन कितने टाइम बाद, 1 घंटे के बाद। ठीक है, उसकी कितनी स्पीड है, 80 किलोमीटर। तो कितने घंटों बाद वो जो आपस में मिलेंगे, कैच करेंगे, ओवरटेक करेंगे, विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, कैच, ओवरटेक, इन पॉइंट्स को हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1 घंटे के अंदर कौन सी पहले चली थी, जो ए से फर्स्ट वाली चली थी, वो 1 घंटे में कितना चल रही होगी, 60। तो इनके बीच में गैप कितना होगा, 60 का, सेम डायरेक्शन में है। तो सेम डायरेक्शन में हमारे पास, आपको पता होना चाहिए क्या, किसकी बात करें हम, रिलेटिव स्पीड की। रिलेटिव स्पीड हमारे पास क्या होती है, सेम डायरेक्शन में क्या होती है, ए माइनस बी हो जाती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाता है, ए प्लस बी हो जाता है। अगर कोई भी ऐसा बच्चा जिसको लगता है कि कैसे होता है प्लस क्यू, तो यहाँ से सोच के देखो कि हम क्या बात कर रहे हैं, स्पीड क्या होता है कि पर आवर क्या काम हो रहा है। तो जब हम ऑपोजिट की बात करते हैं तो एक इंसान इधर से चल रहा है, एक इंसान इधर से चल रहा है, तो ये कितना चल रहा है, मान लो 20, ये कितना चल रहा है, मान लो 30। तो यानी कि 1 घंटे में दोनों ने 50 कवर किया। तो यहाँ पे दोनों साइड से काम हो रहा है, इधर से भी इधर से भी, इसलिए मैं ऐड करना होता है। सेम के काम में क्या हो रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ओवर एक दूसरे को क्या करें, सुपर इम्पोज करें। तो इन केस में काट के जो बचता है वो हमारा क्या हो जाता है, एक्चुअल काम हो जाता है। तो इसीलिए रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, सेम डायरेक्शन केस में माइनस। तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 80 माइनस 60 20, तो यानी 3 आवर्स में। तो इसने क्या पूछा था, आफ्टर हाउ मेनी आवर्स फ्रॉम द डिपार्चर ऑफ सेकेंड ट्रेन। हमेशा ध्यान रखना, वो बहुत बार क्या पूछता है, मतलब यहाँ पे मान लो पी और क्यू ट्रेन दे देता है और पूछता है कि ट्रेन पी के निकलने के बाद,
तो उस केस में क्या होता है 3 घंटे तो कौन से, जब वो 1 घंटा कवर हो चुका 60 किलोमीटर का, तो उस केस में आंसर क्या आया था 4 आवर्स। लेकिन अब आंसर हमारे इस क्वेश्चन के अंदर क्या आना था 3 आवर्स। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहते हैं, ए और बी टुगेदर 12 दिन में काम खत्म करते हैं। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 9 days बी लेफ्ट द वर्क। 9 days तक उन्होंने साथ में काम किया, तब कितने दिन का काम बच गया उनका 3 days का काम बच गया। अब बी चला गया, अब ए ने बाकी का काम 4 दिन में किया। तो ए 4 दिन में कितना काम करता है, जितना कि ए प्लस बी 3 दिन में करते हैं। तो इसको अगर मैं काटूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा 3b इज इक्वल्स टू ए, यानी a बाई बी इज इक्वल्स टू 3/1। ये क्या है, इनकी हमारे पास एफिशिएंसी आ गई, राइट। कहते फाइंड द टाइम टेकन बाई ए अलोन टू फिनिश द वर्क। अब टोटल वर्क था कितना, a प्लस बी इंटू 12 था, करेक्ट। और इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई 4, तो 4 इंटू 12, ये क्या मेरा टोटल वर्क है। वो क्या बोल रहे हैं ए के लिए, ए की एफिशिएंसी कितनी लिखी थी मैंने 3 4 सर, यानी ए को अकेले पूरा काम करने में कितने लगेंगे 16 days लगेंगे। क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं, एपी की भी रिविजन मैंने एक वीडियो में बहुत डिटेल में करवाई है। एपी जीपी एचपी तीनों करवा दिए थे। कोई तो मॉक की वीडियो थी, मैं लिस्ट बना रही थी, जो लोग टेलीग्राम पे उनको पता होगा कि मैं बताया था इवन टेलीग्राम पे कि मैं लिस्ट बना रही हूँ पूरी टॉपिक वाइज सबकी, कि जिस वीडियो में जो करवा रखे हैं। तो एपी वाली वीडियो में मिल नहीं रही थी क्योंकि थोड़ी पुराना हो गया शायद, तो उसका मैं बना दूँगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं भी मिली अगर एपी जीपी की फुल रिविजन, तो 1 या 2 दिन में टेलीग्राम पे एक लंबा सा मैसेज आएगा जिसमें आज तक जितने भी उन्होंने डिटेल वाले कॉन्सेप्ट बताए हैं, चाहे वो फिगर इन फिगर हो गया मेंसुरेशन में कि स्फीयर के अंदर हेमिस्फीयर डाल दिया, क्यूब के अंदर हेमिस्फीयर डाल दिया, हेमिस्फीयर के अंदर क्यूब बना दिए, सारे के सारे, तो ये सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। अभी करते हैं। तो अभी एक बात जो यहाँ रिवाइज़ करवा देती हूँ, ओके अगले पेज पर करवा दूँगी। ओके ये रहा, व्हाट हैपनिंग ब्रो, ठीक है। क्या हम एपी के अंदर हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी होती है एपी के अंदर, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डी कॉमन डिफरेंस प्लस 1। कैसे, देखो अगर कभी भी जब भी आपको फॉर्मूला याद रखने में दिक्कत होती है ना, तो एक एग्जांपल साथ में उठा लिया करो और आपको हमेशा याद रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोई बोले कि 1 से लेकर 8 के बीच में कितने टर्म्स होते हैं 1 से 8 तक। अब आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी टर्म्स होती हैं हमारे पास 8 होती है, राइट। अब आप बोलोगे 8 कैसे कैलकुलेट किया, मैंने क्या बोला 8 - 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 यानी कि 7 + 1। तो यानी कि जब भी हमें टोटल टर्म्स कैलकुलेट करनी होती है फ्रॉम ए टू बी टोटल टर्म्स कितनी होती है हमारे पास b - a डिवाइडेड बाय d + 1, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या होता है 37 + 37 √2 -1 - √2, तो ये कितना हो जाता है हमारे पास 36 बचेगा। अब इतने पार्ट को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, सिर्फ टर्म्स निकालने बात समझ आ जाती, ठीक है। और डिफरेंस कितने का हो रहा है 1 + 4 3 4 + 3 7, तो 3 का प्लस साथ में क्या आएगा 1, तो आंसर क्या आएगा 13। अगर आप 12 मार्क कर देते तो वो सिली मिस्टेक हो जाती है, आपको ये 1 को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा एक और कॉन्सेप्ट समझा दूँ यहाँ पे, मेरे को मतलब दिमाग में आ गया। तो एक नंबर सिस्टम के अंदर ना एक वो क्वेश्चन होते थे हमारे कि ए से बी तक हमारे इतने नंबर्स हैं, उनके बीच में हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय ए, डिविजिबल बाय 3 and 5 बट नॉट बाय 15, इस तरह के। तो उसमें एक चीज़ होती थी फ्रॉम ए टू बी, बिटवीन ए एंड बी, ऐसे करके। एक्चुअली मैंने पूरी वीडियो ही करवा रखी है, तो मैं वीडियो ही लिंक कर दूँगी आपको, तो आप वो वीडियो देख लेना, ठीक है। चलो अभी टाइम बचाते हैं कि इनकेस किसी को नहीं देखनी तो उसको नहीं समझना पड़े। अब ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस बट ऑलवेज प्रोन टू सिली। तो पर्सनली मेरे साथ तो सिंप्लीफिकेशन में बहुत गलती होती है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन फास्ट एकदम चल रहे होते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन में दिमाग सोचते हैं फास्ट करो, और जैसे ही मैं सिंप्लीफिकेशन में फास्ट करती हूँ मेरी मिस्टेक होती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसे, तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा क्या करेंगे लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, ताकि अगर गलत हो भी जाए तो वर्स्ट के सिनेरियो क्वेश्चन छूटे, ऐसा ना हो कि हम गलत होने की वजह से उस पर 3-4 मिनट वेस्ट कर दें। अब आई डोंट नो माइक में रिकॉर्ड होने, बाहर से बहुत शोर आ रहा है। चलो एनी मतलब इस क्वेश्चन में ध्यान से स्टेप वाइज करेंगे। 1 - 9 कितना हो जाएगा अपने पास -8, 4/-8 क्या होगा -1/2, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 1 माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 1/2 यानी कि कितना हो जाएगा 3/2। अब यहाँ ये किसके पास 3/2 कहाँ आ रहा है, इस पूरे की जगह पे आ रहा है, तो ये यानी कि ये क्या बन जाएगा 1 - 1 डिवाइडेड बाई 3/2 यानी कि 1 - 2/3 हो गया। तो ये क्या बन जाएगा 1/3 यानी कि क्या हो गया 1 - 4 डिवाइडेड बाई 1/3, दैट इज़ 1 - 12 इज इक्वल्स टू -11। तो इसका आंसर क्या आता है ऑप्शन नंबर सी -11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। पेरीमीटर है 2 सिमिलर ट्राइंगल्स के दिस एंड दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस। सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारे पास,
कि दो सिमिलर फिगर्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी सर्कल और स्क्वायर को, स्क्वायर और रेक्टेंगल को मत कंपेयर करते हैं ना, क्या बात होती है, सिमिलर फिगर्स। और आपको पता होना चाहिए यहाँ पर एक पॉइंट ये कि ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, मतलब दुनिया के सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स सिमिलर है, क्यों, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से। सिमिलरली ऑल स्क्वायर्स इन द वर्ल्ड आर सिमिलर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हम बोलते हैं जो उनकी वन डायमेंशनल चीज़ें हैं ना, जैसे कि साइड हो गया, पेरीमीटर हो गया, डायगोनल हो गया, हाइट हो गया, तो ये जितनी भी वन डायमेंशनल चीज़ें हैं, अगर इन वन डायमेंशनल चीज़ों की रेशो मुझे A/B गिवन है, तो जो टू डायमेंशनल चीज़ें हैं हमारे पास विच इज़ एरिया, तो उसकी रेशो क्या हो जाती है, A² = B² हो जाती है। और जो थ्री डायमेंशनल चीज़ होती है हमारे पास यानी कि वॉल्यूम, उसकी रेशो क्या हो जाती है, A³ = B³ हो जाती है। तो इस क्वेश्चन के अंदर उसने क्या बोला कि पेरीमीटर है 36:24 यानी कि 12 2s है 12 3s है 3:2 की रेशो में, तो इनके एरिया की रेशो कितनी होनी थी हमारे पास 9:4। अगर वो वॉल्यूम की रेशो पूछ लेता, देखो अब ये तो ट्राइंगल्स है तो इसमें वॉल्यूम की तो क्या निकालोगे, कोन पिरामिड होता तो कुछ निकाल लेते, ठीक है, तो इसको छोड़ दो, चलो यहाँ पर वॉल्यूम का काम नहीं है, ठीक है। तो एरिया की क्या आ जाएगी 9:4, विच वाज माय आंसर ऑप्शन नंबर सी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं अलॉय है मेड बाय मेटल ए कॉस्टिंग दिस, मेटल बी कॉस्टिंग दिस, इन दिस रेशो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 44 किलोग्राम्स ऑफ दिस अलॉय, ठीक है। क्या है 8:9:13 की रेशो में बनाया, तो 1 किलो में कितना होगा, 9 ये बट रहा है, ठीक है, सॉरी 22 में कितना होगा, मतलब छोड़ो ऐसे भी मत देखो, 22 में मत देखो, सिंपल वेटेड एवरेज लगाते हैं, वेटेड एवरेज लगाते हैं, 9 है 13 है, इसकी कॉस्ट कितनी है 800, इसकी कॉस्ट कितनी है 650, तो हमें किसकी यहाँ से किसकी मिलेगी, हमें 1 kg कॉस्ट मिल जाएगी यहाँ से, क्या हो जाएगी 1 kg कॉस्ट 9 8 7200। और 13 × 65 कैसे करोगे, देखो छोटी छोटी चीज़ें होती है जो थोड़ा सा टाइम बचा जाती है। 65 आपको पता है कितना होता है, 13 × 5 होता है, तो मतलब 13 × 13 × 5 करना है मेरे को, यानी कि मुझे क्या करना है 169 × 5। इसको मन मन में कैसे करोगे, आपको 170 पता है कितना होता है, 169 में से 170 में से 1 करो तो 169 आता है, तो इसको क्या करोगे 170 × 5 -5 कर दो, कितना हो जाएगा, ये ओरली हो जाएगा 850 - 5 यानी कि 845, और साथ में एक ज़ीरो लगाना था तो 8450, तो ये कितना हो गया 0 5 4 2 6 7 8 15 15650। लेकिन ये तो ये वाला आया ना, डिवाइडेड बाय हम क्या करते हैं वेट, सम वेट्स का, तो यानी कि 22, ये कितने 1 किलो की वैल्यू हमें कितने के निकाले 44 की, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2। अब देखो मुझे ना यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि 0 0 0 0 है, तो यानी 2 को मैं 50 से मल्टीप्लाई कर दूँ सीधे सीधे, अगर मैं 2 को 50 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास जीरोज़ आ जाएंगे, तो ये क्या बचेगा जो 50 से डिवाइड करके करने पे बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा 156 पे जाएगा, 3 ज़र 65 बचेगा, यानी 1 ज़र 150, यानी किस पे जाएगा 3 ज़र, तो यहाँ से मेरा सीधा आंसर क्या आ जाएगा, और ये क्या होगा एक सेकेंड, तो यहाँ से मेरा सीधा आंसर क्या आना था 31300। आप चाहते तो इसको 2 से भी कर सकते थे, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं था उसमें, बहुत ईजी 1565 को करना था, लेकिन मैंने बस एक तरीका बताया कि इस तरीके से आपको फटाफट दिख जाता है कि 2 ज़ीरोज़ हैं तो 50 से जा रहा होगा पक्का, और वैसे भी दिख रहा था 50 से जा रहे हैं ना, क्योंकि 0 से डिविजिबल है, तो यानी 2 से और 50 है लास्ट में, तो 25 से, तो 50 से तो डिविजिबल था ही, तो इसलिए मैंने 50 क्या कर दिया 2 के साथ कंबाइन करके मुझे 100 मिल गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे देखते हैं क्या क्वेश्चन है कि 2 सर्कल्स हैं उनके रेडियाई दिस और दिस डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ये पिछले ऑलिव बोर्ड के मॉक में भी करवाया है, बहुत बार करवा चुकी हूँ, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्या कॉन्सेप्ट है कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, प्रैक्टिस सेट 7 में करवाया था, हाँ, तो इसका टाइम स्टैम्प वाला लिंक मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अभी देख लो क्या है, ये क्या है 7 सेंटीमीटर वाला रेडियस है, ये 4 वाला, इसके बीच में टोटल डिस्टेंस 15 है, यानी ये दूर दूर है, तो इनके बीच में कितने टेंजेंट्स बनेंगे, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये, तो इनके बीच में कितने बनते हैं 2 DCT बनते हैं और 2 TCT बनते हैं। ऐसे सारे के सारे केसेस हमारे कि सर्कल साथ में चिपके हों, सर्कल एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हो, एक दूसरे के अंदर हो, बहुत दूर दूर हो, तो हमारे कितने कितने टेंजेंट्स बनते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट करवा रखा है प्रैक्टिस सेट 7 में। प्रैक्टिस सेट 7 का लिंक आपको प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो लिंक है मतलब कॉन्सेप्ट का लिंक वो अलग से मिल जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन 13 पे चलते हैं, क्या कहते हैं A B और C 3 पॉजिटिव इंटीजर्स है ग्रेटर देन 1, इस बात का ध्यान रखना है, सच दैट ABC = 154। 11 की तो हर चीज़ ना देखते ही दिखनी चाहिए, ये कितना होता है 11 × 14, एक तो पहली बात तो 3 चाहिए और ग्रेटर देन 1 चाहिए, तो 14 को तोड़ के 7:2 बनाना पड़ेगा, तो ये क्या है हमारे ABC है, पूछा क्या उसने A+B+C, तो कितना हो जाएगा 11 और 7 18, 18 और 2 20, ठीक है, ये हमारा क्या था आंसर था। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्या कहते हैं क्वेश्चन, मतलब ये है वैल्यू ऑफ ये निकालिए, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, साफ दिख रहा है,
बट अगर एक बार में करोगे तो ईजिली हो जाएगा। मिस्टेक कर दोगे और सिंप्लीफिकेशन जैसा क्वेश्चन है तो टाइम लग सकते। क्या बोल रहे हैं वो, 3a-4b डिवाइडेड बाई 8a-7b इज इक्वल्स टू 3/4। अब देखो 4 3 से 12a इधर आएगा। अब यहाँ से कितना बनेगा, 8 3 से 24a, लेकिन उसको इधर लेकर आ जाऊँ तो नेगेटिव का बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर कितना बनेगा, 7 3 से 21 माइनस 21b, इधर से कितना जाएगा -16b, लेकिन इधर आके कितना हो जाएगा प्लस का 16b। तो यानी मेरे पास क्या बच जाएगा यहाँ पर, इधर से भी माइनस बचेगा इधर से भी, लेकिन मैं माइनस को कैंसिल करती तो 12a इज इक्वल्स टू 5b, यानी a/b इज इक्वल्स टू 5/12 बच गया। तो अब इसकी क्या करनी है, वैल्यूज़ पुट करनी है। अब देखो छोटी सी चीज़ आप ये कर सकते हो कि नीचे वाला छोटा है तो आप नीचे वाला कैलकुलेट कर लो और देखो कि वो 13 11 9 7 में से किसी का मल्टीपल है तो कैसे हो रहा, कैसे 5 की वैल्यू पुट की तो कितना आएगा 15 × 25 माइनस कितना हो जाएगा 144। तो सिमिलरली ऊपर पुट करोगे कितना हो जाएगा 6 × 20। अब इस क्वेश्चन में एज सच मुझे तो अभी कोई फ़िलहाल कैलकुलेशन क्या बोलते हैं ट्रिक स्ट्राइक नहीं करी तो मैं नहीं शेयर करी तो मैं डेफिनेटली कर दूँगी। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन था, सॉल्व करना पड़ता, ठीक है, लंबा क्वेश्चन था। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, और बताना कमेंट्स में आंसर क्या है और आपको पेपर में ठीक था नहीं था, सॉल्व किया नहीं किया। मेरा पेपर में छूट गया था करते करते, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस करने लगे, मैंने इसको कैलकुलेशन के चक्कर में छोड़ा और 2-3 बार मैंने ये पार्ट किया और मेरे कुछ और आ जाता 5/12 की जगह पे। तो अब जब मैं इसको प्रोसीड कर रही तो यहाँ पे ऐसा नंबर आ रहा था जो मैच नहीं कर रहा तो मेरा छूट गया था, ठीक है। आप लोग इसको कमेंट करके बताना कि आंसर है, ठीक है। मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया क्या है, ईजी है वैसे, इसमें समझाने का कुछ था भी नहीं, ठीक है। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहे हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन इतना है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। पॉलीगन की 1 शॉट वीडियो, ना किसी मॉक के अंदर नहीं, किसी सेट के अंदर नहीं, अलग से 16-17 मिनट की पॉलीगन की वीडियो है, तो पूरी पूरी रिवाइज कर लेना, ठीक है। क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, n-2 × 180 डिग्री इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पे कितना है 1800, तो 0 से 0 यहाँ कितना आएगा 10, n की वैल्यू कितनी आएगी 12। ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। पॉलीगन मैंने 1 शॉट में पढ़ा रखा, कई बार पहले भी पढ़ा रखा है, तो इसे रिवाइज कर लें। 1 शॉट में ज़्यादा डिटेल में, यानी कि टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स भी पढ़ा रखे हैं, इनकेस कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए तो ज़रूर देख लेना इसको, ठीक है। ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या मिलेगा, प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, 1 वीडियो 1 टॉपिक ऐसे करके मैथ्स रिविजन, तो उसके अंदर पॉलीगन मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ये बहुत सिंपल है। क्या कहते हैं, x + 1/x अगर मेरे पास k होता है तो हम कहते हैं x³ + 1/x³ हमारे पास क्या हो जाता है k³ - 3k हो जाता है। सिमिलरली अगर x - 1x = m है तो हम बोलते हैं x³ - 1/x³ = क्या हो जाता है m³ + 3k हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होना था 1728 - 3 × 12 यानी 36। तो यहीं से कितना पता चल जाएगा मेरे को 1692 इज़ माई आंसर, ठीक है। ओके आई एम टायर्ड टुडे। क्वेश्चन नंबर 17 जल्द करते हैं। ओके कहते हैं पेरीमीटर एक स्क्वायर बेस ऑफ राइट पिरामिड का दिस, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज दिस, फाइंड द हाइट ऑफ पिरामिड। पिरामिड भी बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, वो जो कलेक्शन लिस्ट बना रही हूँ उसमें मिल जाएगा पिरामिड प्रिज्म सब कुछ। अभी के लिए वॉल्यूम वाला पार्ट रिवाइज कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड हमारे पास क्या होती है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। किसी को लगता है 1/3 कैसे याद रखें, प्रिज्म में होता है, इसमें नहीं होता। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। प्रिज्म को किससे कंपेयर करते हैं हम लोग क्या कहते हैं, प्रिज्म क्या होता है, एक के ऊपर चीज़ बनती जाती है। इसको किससे कंपेयर कर लो, सिलेंडर से, ठीक है। सिलेंडर भी क्या है, सर्कल्स रख के, और सिलेंडर का क्या होता है πr²h। पिरामिड कैसा होता है, ऐसा, क्योंकि पिरामिड का टॉप क्या होता है पॉइंटेड होता है। तो ये किसके जैसा हुआ, कोन के जैसा, राइट। कोन के जैसा, कोन इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ पिरामिड, राइट। तो कोन की क्या होते हैं 1/3 πr²h, इसीलिए हमेशा प्रिज्म की वॉल्यूम में 1/3 नहीं आता, पिरामिड की वॉल्यूम में आता है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस कितना दिया, देखो अब बेस का पेरीमीटर 72 है, यानी कि साइड कितनी होगी 18 और स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ बेस कितना हो गया 18 × 11। हाइट कितनी मुझे निकालनी है, आंसर कितना है 540, तो ये कितना हो जाएगा 1830 सर। तो हाइट कितनी हो जाएगी 90 / 18 यानी कि 5, विच इज़ माई आंसर, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। ओके यार एक सेकेंड रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या कहते हैं, कहाँ गया, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 18 कहते हैं दो नंबर्स हैं और भी उनका रेशियो है 13:17। ओह गॉड, डिफरेंस है उनका 48, तो HCF निकाल दो। नंबर क्या है 13:17, इनके बीच में डिफरेंस कितने का है 4 का। वो कह रहे हैं डिफरेंस है 48 का, तो यानी 1 की वैल्यू है 12, तो यानी ये नंबर कितना है 13 × 12, ये नंबर 17 × 12। इन दोनों के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकल रहा है 12, तो मेरा आंसर क्या आएगा 12। ईजी क्वेश्चन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर्स बिटवीन 45 एंड 105 विच आर डिविजिबल बाय 12। अब ऑल दो मैंने एपी की अलग से वीडियो बोला है, लिंक कर दूंगी, बट यहाँ पे जितना हो सकता है एपी के बारे में समझा देती हूँ, ठीक है। क्या होता है हमारा कॉन्सेप्ट की एवरेज ऑफ नंबर्स बताने बिटवीन 45 एंड 105 विच आर डिविजिबल बाय 12। पहले तो 12 को ही देख लो, क्या होगा 45 के बाद 48 होता है। अब 105 108 के पास है ना, तो पहले वो स्ट्राइक करते हैं, लेकिन वो 105 से बड़ा हो गया और 90 होते तो यानी 96 पे आ गए हम लोग, ठीक है। अब देखो एवरेज ऑफ एपी, अब देखो 12 से डिविजिबल है ना, इनकी जो भी अगला नंबर होगा वो क्या होगा 12 होगा, 60 होगा, 72 होगा, ठीक है, 84 होगा। ये तो पहली बात तो मैंने लिस्ट लिख दी, और तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा कि एपी की जो हमारी एवरेज होती है, एक मिनट ये रेस्क्यू नहीं हो रहा, एपी की जो एवरेज होती है वो हमारी क्या होती है, मिडिल टर्म होती है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत यूज़ होता है, कई बार यूज़ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चंस में क्या होता है, एक और स्टेप आगे जा सकता है, उसको छोटा करने। मैंने बोला 48, मैंने बोला 96, ठीक है। ये कहाँ पे दिख रहा है मुझे, चौथा मल्टीपल दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है मुझे, 8th मल्टीपल दिख रहा है, ठीक है। एक बात बताओ, 8 और 4 अभी सिखाया था कि नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते, तो इन दोनों के बीच में कितनी टर्म्स है, इसका मतलब ये 5, तो यहाँ पर यानी कि मेरे पास कितनी टर्म्स निकल रही हैं, 5 टर्म्स निकल रही हैं। तो यानी कि जब 5 टर्म्स है विच इज़ ऑड, तो हमारे पास 5 टर्म्स का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास 5 + 1/2, यानी कि जो मेरे पास थर्ड चीज़ होगी ना, थर्ड मेरे पास टर्म होगी, वो मेरी क्या होगी, एपी होगी। इससे तो मुझे पता चला कि मुझे बीच में जाना था। वैसे मुझे क्या पता चला, 8 और 4 कितना हुआ, 12, 12/2 6, तो यानी कि यहाँ पे मेरे को क्या मिलना चाहिए, 6th मल्टीपल मिलना चाहिए। अगर डायरेक्टली 6th मल्टीपल समझ में आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा तो इस वाले पॉइंट से समझ लो कि थर्ड टर्म तक जा रहे हैं हम लोग। 5 टर्म्स है ना, पहली टर्म क्या है मेरे पास 4th मल्टीपल, दूसरी टर्म क्या है 5th मल्टीपल, 6th मल्टीपल। ये क्या मतलब 4 × 12 की बात कर रही हूँ मैं, 12 × 5, 12 × 6 ऐसे चल रहा है ना। तो मेरे पास यहाँ पे क्या था, चौथा टर्म पता था मुझे, 8th टर्म पता था, मैंने बोला बीच में 5, 6, 7वां और होगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, 6वें वाला, यानी कि जो 6th मल्टीपल है, यानी कि जो मेरी थर्ड टर्म है, तो वो यानी मेरे पास डायरेक्टली आ जाता है 12 × 6 = 72 इसका आंसर, ठीक है। और अगर किसी ने भी अगर गलती से ऐसा किया था ना कि इनको लिखा और ऐड किया और एवरेज किया, तो भाई बहुत ही गलत किया काम, ठीक है। लिख लेते चलो और फिर बीच में डायरेक्टली उठा लेते कि सेंटर में एपी ऑफ एवरेज ऑफ एपी इज इक्वल टू मिडिल टर्म होता है, चल जाती, कोई बात नहीं। मल्टीपल में नहीं समझ आया, टर्म्स में नहीं समझ आया, चल जाता, लेकिन ऐड करके मत सॉल्व करो, सच में बता रही हूँ। ये तो मतलब टिप्स पे होनी चाहिए, बात रट लो कि एपी की एवरेज क्या होती है, हमारी मिडिल टर्म होती है, जैसे मीडियन होता है ना, उस तरीके से रिलेट कर लो इसको। क्वेश्चन 20 पे आ जाओ, Q - Q³ इक्वल टू दिस है, ये निकाल दो। अभी पता नहीं कौन से पिछले मॉक में किसी में, फिर मतलब ऐसा लगता है ऑलिव बोल तो सेम कॉन्सेप्ट रिपीट करते रहते हैं। पिछले मॉक में जीएस में वो पूछा था बानू मुश्ताक हार्ट लैम्प वाला, और इस बार फिर पूछ लिया था, वो उनकी ट्रांसलेटर का नाम भी पूछ लिया था, दीपा वाजते एंड एवरीथिंग, कन्नडा, ठीक है, बुकर प्राइज एवरीथिंग, कोई बात नहीं। चलो अब ये भी पिछले मॉक में शायद करा चुकी हूँ मैं, तो मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। हमारी जो आइडेंटिटी है उसका क्वेश्चन कर लेंगे। क्या आइडेंटिटी होता है, चलो हमें ए से याद होते हैं, तो हम क्या कहते हैं, A³ - B³ को हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं पहले A - B, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं A² + B² + AB, ठीक है। अब यहाँ से उल्टा आएगा, या फिर ये समझ लो कि एक बार माइनस कर चुके तो अब कॉम्बिनेशन के बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। सिमिलरली A³ + B³ क्या होता है हमारे पास, A + B × A² + B² - AB। अब ये तो एक टाइप की आइडेंटिटी होगी। दूसरी टाइप की आइडेंटिटी कैसे होगी, जैसे अभी x + 1/x के लिए डील की थी, कैसे, अगर मैंने बोला कि मेरे पास A + B = K है, तो हम क्या कहते हैं, हम क्या बोलते हैं कि A + B का होल क्यूब = क्या होता है अपने पास, A³ + B³ + 3AB × A + B। तो इसीलिए जब वो मुझसे डायरेक्टली पूछे A³ + B³ पूछ ले अगर, तो वो क्या होता है मेरे पास, A + B का होल क्यूब है, उसमें से इस बड़ी टर्म को माइनस कर दो, 3AB × A + B, ठीक है। सिमिलरली A³ - B³ पूछे तो पहले A - B का होल क्यूब कर दो, और क्योंकि माइनस था तो प्लस क्या हो जाएगा, 3AB, लेकिन यहाँ वही रहते सेम ही A - B, ठीक है। हो गया रिवाइज, तो इस क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, 665 = 5 × अब इसको अगर आप खोल के देखते फटाफट तो क्या बनता है, P² + Q² - 2PQ + 3PQ, यानी कि P² + Q² + PQ, जो कि मेरा आइडेंटिटी में होता है, तो ये मेरा आंसर था। ये कितना आ जाता है हमारे पास, 133, इसका क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, ठीक है। समझ आ गया सबको। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं।
अब देखो ये कैसा क्वेश्चन है, लंबा है और 21 ही है, अभी 4 क्वेश्चन और बड़े, क्या पता वो 4 क्वेश्चन आसान होते, तो इस क्वेश्चन भी क्या करते फर्स्ट राउंड में स्किप कर देंगे, फर्स्ट राउंड में नहीं करेंगे, ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि उसने एक, ऑल्दो हो सकता है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो, क्या बोल रही है कि उसने नेकलेस लिया 8500 रुपये का, उसमें से 3000 रुपये डाउन पेमेंट कर दी उसी टाइम, डाउन पेमेंट मतलब उसी टाइम दे दी 3000 रुपये। तो फिर उसने बोला कि जो बाकी का पैसा है ना उस पर 11% पर एनम का क्या लगा सिंपल इंटरेस्ट, उसने वैसे कितने में दी थी 3 महीने में, यानी 3 महीने तक क्या लगा होगा सिंपल इंटरेस्ट लगा होगा। तो बताओ उसने 3 महीने बाद इंटरेस्ट कितना दिया होगा, ठीक है। कैसे करेंगे, सिंपल सा है, क्या करना है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना बच रहा है हमारे पास 8500 माइनस 3000, यानी कि 5500 इंटू रेट कितना है 11, टाइम कितना है अपने पास 3/12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3/4 हो जाएगा। 11 इंटू 5 कितना होता है आपके पास 55, 55 को क्या कर रहे हैं हम एक और भाई, क्या बोल रही हूँ मैं, 55 को 11 से मल्टीप्लाई करें, वो तो ऑलरेडी नहीं लिखा हुआ है, तो इसको कैसे देख लो 120, मैंने जब देखो मॉक में जो मेरे को उस टाइम स्ट्राइक किया था 121 इंटू 5 किया, तो यहाँ पे मैंने उल्टा बोल दिया, जैसे भी कर लो। खैर ये कितना हो जाएगा 506, 605 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 151.25, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल था, कुछ डिफिकल्ट नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है, बस ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना था। क्वेश्चन नंबर 22 ये भी ईजी है, अगेन ध्यान से करना होता है, कोई सिली मिस्टेक नहीं करनी है। अभी कौन से में करवाया था, शायद पिछले मॉक में या हाँ लास्ट पिछले मॉक ही करवाया, तो उसमें बताया था कि कैसे इस क्वेश्चन में ट्रायंगल नहीं बनाना, कुछ नहीं बनाना, डायरेक्ट दिमाग लगा के लिखने की कोशिश करो। कॉस क्या है आपके पास 65/97, मैं तो समझा रही हूँ तो लिख रही हूँ। ये क्या होता है बेस, ये क्या होता है हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 72। अब देखो ये मुझे तो याद है, बट अगर किसी को नहीं याद तो कभी भी ना ये मत करने लग जाना, इसका स्क्वायर निकाल दिया इसका स्क्वायर निकाल दिया, नहीं, हमेशा क्या करो 97 स्क्वायर माइनस 65 करो, ये कितना बचेगा, इसको क्या लिखते हैं हम ए स्क्वायर, इसको चलो अगले पेज पे करो, हमें क्या चाहिए 97 और 65 के साथ में हमारे पास क्या आएगा, हमें ये चाहिए है ना। तो इसको कैसे करो 97 का स्क्वायर माइनस 65 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है अपने पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो उसको डायरेक्टली कर दो, कितना हो जाएगा 162 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास 32। अब 162 यू नो इज़ 81 इंटू 2, दिस इज़ 32, तो ये क्या बन गया 81 इंटू 64, और जब इसका रूट करेंगे तो मेरे पास कितना बचेगा 9 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 72। वैसे तो याद होनी चाहिए सारे के सारे पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, अगर आपको पता है कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट के डायरेक्ट रेट्स, ये सब चीज़ें मैंने एक कैलकुलेशन नोट्स करके अपनी PDF डाली हुई अपने हैंड रिटन अपने नोट्स की, तो वो चेकआउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आना था 72, तो यानी कि क्या था परपेंडिकुलर, तो साइन कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉट क्या होता है अपने पास, हमारे पास क्या होता है कॉट, टाइम क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना था अपने पास 65 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 72। तो मुझे साफ साफ दिख रहा था इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब इनका LCM लोगे तो डायरेक्टली 97 इंटू 72 आएगा, यानी 7 2 से 14 आएगा, तो लग रहा था ये होगा। फिर भी कैसे रीचेक कर सकते हो 14, यानी जब इससे डिवाइड करो तो 72 इंटू 72 करोगे तो यानी 4 यूनिट डिजिट आएगा, जब इसको इससे डिवाइड करो तो 97 आएगा, 97 इंटू 65 करोगे यूनिट डिजिट कितना आएगा 5, तो ऊपर भी यूनिट डिजिट क्या आएगा 9, और वो एक ही ऑप्शन होता है, इसलिए मेरा आंसर क्या आएगा डी, कोई ज़रूरत नहीं थी पूरा एक्चुअल में मल्टीप्लाई करने की, ठीक है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 33, अगेन वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, फर्स्ट राउंड में नहीं करना, पहले 25 क्वेश्चन कर लो, उसके बाद जो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन छोड़ा था जो लगता है कि ईजी था तो वो क्वेश्चन कर लो, और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन पे आना, बहुत लंबा क्वेश्चन था ये, ठीक है, चाहे होगा कुछ नहीं क्वेश्चन के अंदर। नाउ गिव मी 1 सेकेंड, आई नीड अ ब्रेक। ओके ऑलराइट, आई एम बैक, आई एम जस्ट अ लिटिल टायर्ड राइट नाउ। क्या कहते हैं टाउन है, ध्यान से पढ़ो, ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा हमेशा पढ़ने का एक क्या तरीका होता है, क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, जो जो लाइन इंग्लिश में पढ़ते जा रहे हो उसको मन में, उससे आप क्या डिराइव कर सकते हो, क्या यूज़ कर सकते हो, और उसको अपने मन में ऑब्वियसली जो हिंदी में कंफर्टेबल है हिंदी में ब्रेक डाउन करते रहो। कैसे, ए टाउन है सर्टेन नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल, समझ आ गया कि उसमें कुछ मेल है कुछ फीमेल, और नहीं गिवन है अभी तक मेरे को कि कितने मेल है कितने फीमेल है, परसेंटेज नंबर कुछ नहीं गिवन, तो अगर मिलता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो हो सकता है इसका यूज़ हो सकता है ना हो। तो इस तरह से अपने दिमाग, आपके दिमाग को फटाफट उसको प्रोसेस करना होता है, तभी एक बार में क्वेश्चन पढ़ेगा, नहीं तो 2 बार पढ़ना पड़ेगा। 2 बार पढ़ने में कोई क्राइम नहीं हो जाता, अगर अच्छा क्वेश्चन है 1 मिनट लगा के 2 बार में पढ़ के किया तो कोई क्राइम नहीं है, इट्स ओके, ठीक है। बस अब ये चीज़ ध्यान रखा करो कि जो चीज़ें ईजी है ना उनमें मिस्टेक मत करो, क्योंकि उनमें हर कोई स्कोर करके जा रहा होगा, लेकिन जो टफ चीज़ है ना उसमें हो सकता है बहुत लोग ना कर रहे हो, तो अगर आप 1 मिनट लगा के भी उसमें स्कोर कर रहे हो तो नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। बस आपको ईजी और रिपीटेटिव चीज़ें में मिस्टेक नहीं करनी, ये बात ध्यान रखना है।
अब नेक्स्ट लाइन मैंने क्या पढ़ी, इन ईयर द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज बाय 33% एंड नेक्स्ट ईयर इंक्रीज बाय 12.5%। मुझे पता चल गया कि एक बार 33.3% से बढ़ी, यानी कितनी हो गई होगी 4/3, फिर कितनी हो गई होगी 9/8 होगी। अब अगर ओवरऑल इसी सेम पीरियड में परसेंटेज ऑफ फीमेल्स इंक्रीज फ्रॉम 20% टू 40%, यानी कि जब हमने स्टार्टिंग की बात की तब 20% महिलाएं थी, फिर क्या हो गया, फीमेल्स कितनी होगी 40% हो गई। ये हमने कौन सी बात की, आई थिंक जब ये 33.33% हो रहा होगा, फिर वो कह रहे हैं अब 40% से बढ़ के कितनी होगी 50% होगी सेकेंड ईयर में, ठीक है। तो बताओ कि ओवरऑल इस पीरियड में, पूरे पीरियड में बोल रहे हैं, ये स्टार्टिंग है, ये फर्स्ट ईयर का एंड है, सेकेंड ईयर का एंड है, विमेन का तो उसने पूरा प्रोग्रेशन दे दिया, लेकिन वो बोल रहे स्टार्टिंग से एंड के बीच में टोटल आदमियों में मेल्स में कितना चेंज हो वो बता दो। अब ये सोच के पहले स्ट्राइक करें 8 से 24 कर लूँ और फिर 240 या 2400 ऐसा कुछ स्ट्राइक कर लूँ, लेकिन देखो ये हमारा जो डिवीजन जहाँ हमारा हो रहा है वो 20% और 40% से हो रहा है, तो इससे तो सिर्फ हमारा क्या हो रहा है, कट के मिल रहा है। तो ये कितना, मैंने कहा अगर 100% पॉपुलेशन थी, अब कितनी हुई 4/3, फिर कितनी हो गई 9/8, तो ये 2 से कट गया मेरे पास, ये 3 से कट गया, ये बच गया 50, तो मेरे पास यानी कि कितनी थी 150 हो चुकी है मेरी पॉपुलेशन, ठीक है। 100 से कितनी हो गई 150 होगी। जब पॉपुलेशन 100 थी तो उसने बोला था 20% फीमेल थी, यानी 20 फीमेल थी, 80 मेल थे, फिर 40 हुई, इवेंचुअली फाइनल पोजीशन पे 50 हुई थी, यानी 75 मेल एंड 75 फीमेल। उसने मेल्स का चेंज पूछा, मेल कितने थे पहले 80, अब कितने पे 85, तो यानी कितने का कम हुआ 5 का, कितने पे 80 पे, विच इज़ 1/16, और 1/16 की वैल्यू क्या होती है 6.25%। क्लियर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 24। अगेन लंबा क्वेश्चन है, इसको भी क्या करेंगे बाद में करेंगे, ठीक है। 25th क्वेश्चन भी इसके बाद। ओके, अभी जो बात बताई थी वो सबसे ज़्यादा इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगी, कैसे एक एक लाइन को पढ़ते पढ़ते साथ में प्रोसेस करना है। देखो एक बार क्या होता है कि आपने पूरा क्वेश्चन एक फ्लो में पढ़ा, फिर आपको प्रोसेस नहीं हो, फिर दोबारा पढ़ो। इससे अच्छा क्या करो कि आप एक एक लाइन को पढ़ते हो और प्रोसेस करते हो, उससे क्या होगा कि अगर पहली लाइन समझनी है तो वापस पहली लाइन पढ़ो। ऐसा नहीं होगा कि पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद रियलाइज हो रहा है यार सेकंड लाइन समझ में आई थी, तो अभी क्या हो रहा है साथ साथ प्रोसेस करोगे तो उसी टाइम एक लाइन जल्दी पढ़ सकते हो, तो प्रोसेस भी बेटर होगा, ठीक है। क्या बोल रहे हो, फैसिलिटीज़ टीम है कोई एक्सिस बैंक पे, वो एक रेक्टेंगुलर कैंपस का लॉन बना रही है, जिसकी उन्होंने मेजरमेंट क्या दी है 60/45 मीटर दिया है। अब बोल रहे 3 साइड्स हैं, एक लेंथ और 2 ब्रेड्थ, 1 लेंथ 2 ब्रेड्स को ऑलरेडी फेंस करना है इतने में, क्योंकि चौथी साइड ऑलरेडी मतलब एक लेंथ और 2 ब्रेड्स को मुझे फेंस करना है, पूरे पेरीमीटर को नहीं करना, ध्यान रखना है। कितने पे करना है 120 पर मीटर। अच्छा अभी तक मुझे क्या पता चला, मेजरमेंट पता चल गई, ठीक है। फेंस कर रहे हैं, फेंस कितने रुपए पे करना है वो पता चल गया। अब वो बोले रिमेनिंग बजट फ्रॉम अ टोटल ऑफ दिस रुपीज़। अब ये देखते फटाफट स्ट्राइक होना चाहिए कि यानी कि जो भी मेरे पास रिमेनिंग बजट कितना होगा, दिस माइनस जो 120 इंटू समथिंग करके आया होगा, और ये जो विल बी यूज टू पे स्क्वायर स्टाफ प्लाजा इन साइड दी लॉन एट 75 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर साइड ऑफ स्क्वायर प्लाजा। साइड निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, एरिया। एरिया कहाँ से आएगा मेरे पास, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट से, यही तो करेंगे ना। तो अब देखो इस क्वेश्चन को अगर मेरे को 1 लाइन में लिखना होता क्वेश्चन समझने के बाद, तो मैं कैसे लिखती, मैं कहती मेरा रिमेनिंग बजट कितना है 253,200 माइनस जो मेरी फेंसिंग का रेट था डिवाइडेड बाय 75, ये कितना आता है डिवाइडेड बाय 75 करके मेरे पास एरिया, और मैं इसका रूट कर देती तो मेरे पास आंसर आ जाता। अब ये कितना होगा 120 तो हो गया पर मीटर की कॉस्ट। अब मुझे कितना करना था 1 लेंथ यानी कि 60 और 2 ब्रेड्थ यानी 45 और 45 यानी कि 90, तो ये कितना हो जाता 150 हो जाता। अब चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो फिर 75 से डिवाइड कर लो, नहीं करेंगे ना, क्यों टाइम वेस्ट करना है। तो अब क्या करो 75 से काट दो, तो ये कितना हो जाएगा 2। इसको 75 से डायरेक्टली 75 के टेबल की काटने की बजाय आप क्या करो, एक बार 25 से काट लो, एक बार 3 से काट लो। अगर मैंने 25 से काटा तो क्या बनेगा 10128। अब इसको किससे काटना है 3 से, तो ये कितना बनेगा 3 3 ज़र 3 3 ज़र 3 7 ज़र 3 6 ज़र, तो ये कितना हो जाएगा 3376 डिवाइडेड बाय 240 दैट इज़ 3136। अब वैसे तो याद होना चाहिए, अगर नहीं याद तो कैसे देखोगे। 6 का मतलब क्या हुआ, यूनिट डिजिट या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। कंपेयर किससे कर लूँ, 55 से कंपेयर कर लूँ। 55 का तो बहुत बड़ा ट्रिक सिखा रखी है, 5 × 6 करना पड़ता है, तो यानी इसका क्या होता है स्क्वायर 3025। ये क्या है उससे बड़ा है 3136, तो यानी कि 3136 क्या आना था 56 का स्क्वायर विच इज़ द साइड ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर प्लाजा। ये मेरा क्या था आंसर था, ठीक है। ओके क्या हो गया था, हाँ लेट्स मूव टू 25th क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन कहते हैं अभिषेक ने अपनी हाफ ऑफ इनकम दे दी अपनी बेटी को, उसके बाद वो स्पेंड करता है 2/9 फूड में, शी स्पेंड्स एंड 1/3 इन एजुकेशन। इफ़ शी हैड 8400 लेफ्ट फाइंड द इनकम ऑफ अभिषेक। अब मैंने पेपर में शायद किसी तरीके से किया था, पता नहीं कौन से, मुझे याद नहीं, बट बेसिक स्टैंडर्ड तरीके इसका बेस्ट क्या हो सकता है, आपने 1 लेट किया, ठीक है, उसकी मिशन 1 का उसने क्या दे दिया, आधा अपनी बेटी को दे दिया, ठीक है। उस आधे में से उसकी बेटी ने क्या किया, अच्छा नहीं, हाँ वो चीज़ एप्लीकेबल नहीं है तभी लिखी होगी मैंने वहाँ पे।
ठीक है, क्योंकि इसने 1/3 रिमेनिंग से नहीं यूज़ किया ना, तो इसलिए ये पाइपलाइन मेथड एप्लीकेबल नहीं है। तो इसको ऐसे करो, 1 उसने यहाँ किया, अब क्या, हाँ रीज़न बिंग ऑफ फ्रैक्शन को ऐड करने के बजाय हमने क्या किया, मैं इसको बोलती हूँ कि यहाँ पर 9 दिखा, यहाँ पर 27 दिखा, तो मैंने उसकी टोटल इनकम 54 मान ली। 27 उसने जो भी उसके पास रह गई, 27 उसने अपनी बेटी को दे दी। अब उसकी बेटी ने 2/9 फूड पे खर्च किया, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 6, क्योंकि 9 ये कितना 2/9 इंटू 27। फिर उसने 1/3 यानी कि 9 किस पे खर्च किया, एजुकेशन में। बचा कितना उसके पास, 12, 9 और 6 15, 27 में से 15 गया तो बचा 12। वो क्या बोल रहा था, उसके पास 8400 बचे हैं, तो यानी कि इंटू कितना हो रहा है, 700। हमें कितना चाहिए इनकम ऑफ अभिषेक, वो कितनी थी, 54। तो 7 जो जैसे मुझे दिखा तो मुझे 28 यानी कि 8 यूनिट डिजिट दिखा, तो मैंने डायरेक्टली मार्क कर दिया 3780। ठीक है, क्लियर है सबको, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन।